जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे थे राजस्थान जीके के बारे में और उसमें एक एक टॉपिक को अपने अच्छे से रीड कर रहे थे। आज जिस टॉपिक के बारे में अपने पढ़ेंगे वो रहेगा राजस्थानी भाषा और उसकी जो बोलियां हैं उनके बारे में, है ना। बहुत ही मैं कहूं इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है ना। जब भी बच्चों से डिस्कशन हुई इस टॉपिक के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि सर टफ है टॉपिक, याद कैसे होगा, है ना। क्योंकि देखो, भाषा, बोलियां, साहित्य एक साथ इस टॉपिक को रीड किया जाता है। तो देखते हैं साथियों क्या है इस टॉपिक में, कैसे लर्न हो सकता है, कैसे। देखो, उसमें ये चीज रहती है अपनी, जब भी इस टॉपिक को पढ़ते हैं ना तो सीधा ही या कहूं कि रटने की कोशिश करते हैं। बहुत से इसके कंसेप्ट रीड नहीं करते, तो अपने बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके इस टॉपिक को पढ़ते हैं, अच्छे से याद करते हैं। देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सिंपल सा टॉपिक क्या, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थानी जो भाषा है, कौन सी भाषा है? राजस्थानी जो भाषा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से ये बनी, उसके बारे में हम रीड करते हैं। देखिएगा साथियों कि भाषाओं का स्पेशल, है ना, विकास, यानी कि इंडिविजुअल कोई भी लैंग्वेज बनने से पहले सभी भाषाएं सम्मिलित रूप में एक समूह के रूप में थी, है ना। और भारत की भाषाओं का वो समूह एक परिवार कहलाया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? भारोपियन भाषा परिवार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भारोपियन भाषा परिवार। बात क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में साथियों ध्यान रखना, इस बारोपियन भाषा परिवार से जो सबसे पहले जिस भाषा का विकास हुआ वो थी साथियों वैदिक संस्कृत। कौन सी थी? वैदिक संस्कृत। यानी कि क्या चीज है, ध्यान रखिएगा, वैदिक संस्कृत और जो हम सामान्य संस्कृत या लौकिक संस्कृत जो है, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना भी। वेदों में वर्णित जो संस्कृत है ना, वो क्या कहलाई? वैदिक संस्कृत कहलाई। इस चीज को आपको अच्छे से क्या करना है? लर्न करना है। यानी कि देखो, वेदों में ये अपने बात करें कि ऐसी संस्कृत जो मान लो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई लास्ट तक गई, जिसमें कोई कोमा वगैरह ये सब चीजें नहीं होती है ना, वो वैदिक संस्कृत। तो अपने को ध्यान रखना है, सबसे पहले इंडिविजुअल जो लैंग्वेज विकसित हुई, भाषा विकसित हुई, वो कौन सी थी? वैदिक संस्कृत। ठीक है, अब ध्यान रखना, वैदिक संस्कृत से विकास हुआ पाली और प्राकृत का। किसका? पाली और प्राकृत का। देखो क्या चीज है, भाषा इसमें क्या था, जो बोला जाने वाला रूप था वो क्या कहलाया? पाली। और जो लिखा जाने वाला रूप था वो क्या कहलाया? प्राकृत। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद में साथियों, इससे कौन सा प्राकृत विकसित हुआ? शोरसेनी प्राकृत। देखिए याद रखिएगा, यहां से समझने वाली बात है। यहां तो अपने को क्लियर हो गया कि बारोपियन भाषा परिवार से वैदिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत से पाली या प्राकृत। दो नाम इसलिए कि बोला जाने वाला रूप कौन सा था? पाली। और लिखा जाने वाला रूप कौन सा था? प्राकृत। देखो यहां से समझना, देखिएगा, हम जानते हैं कि ये हमारा प्यारा सा क्या है? राजस्थान है। क्यों साथियों? ये पढ़ते हैं, ये हमारा प्यारा सा क्या है? राजस्थान है। और राजस्थान में यहां से इस तरीके से किसका विस्तार है? अरावली का विस्तार है। क्लियर? ये बात हमें क्लियर है। इसको दो भागों में बांटा। अब देखिएगा, अरावली के इस साइड यदि हम देखें तो एक जनपद था, कौन सा? सूरसेन जनपद। ठीक है, और इजल जो इधर वाला पार्ट है, ठीक है, जो राजस्थान अरावली से इधर वाला पार्ट है, ये किस नाम से जाना जाता था? ये नाम से जाना जाता था गुजरातरा। गुजरतरा। ठीक है, गुजरातरा। ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? ये बात याद है। अब अपने को ये चीज ध्यान रखनी है भाई, पाली और प्राकृत से, ठीक है, जो सूरसेन क्षेत्र में जो भाषा विकसित हुई वो क्या कहलाई साथियों? शोरसेनी प्राकृत कहलाई। कौन सी प्राकृत कहलाई? शोरसेनी प्राकृत। इतनी बात क्लियर भी? पाली और प्राकृत से कौन सी कहलाई? शोरसेनी प्राकृत कहलाई। ये बात। अब देखिएगा, शोरसेनी प्राकृत से आगे यदि हम बात करें
तो दो रूप विकसित हुए, एक गुज्जर अपभ्रंश और एक शोरसेनी अपभ्रंश। इस चीज को समझना। देखो अपभ्रंश क्या होता है, यहां पे एक वर्ड आया अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश क्या होता है? अपभ्रंश होता है किसी का मैं कहूं तो बिगड़ा हुआ रूप, किसी का बिगड़ा हुआ रूप वो क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है, ठीक है। तो जो शूरसेन क्षेत्र की भाषा थी वो क्या कहलाई? शूरसेनी प्राकृत। और इसका जो बिगड़ा हुआ रूप वो क्या कहलाया? शूरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। और इधर यदि हम बात करें गुज्जर क्षेत्र की बोली, वो क्या कहलाई? गुज्जर अपभ्रंश, ओके। और गुज्जर अपभ्रंश से विकास हुआ किसका? राजस्थानी का। किसका? राजस्थानी का। और शोरसेनी से विकास किसका हुआ था? हिंदी का। यह चीज ध्यान रखना। और गुज्जर अपभ्रंश से ही विकास किसका हुआ? गुजराती का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता होता है ना। हमसे पूछा जाता है कि राजस्थानी का विकास किससे हुआ, तो फर्स्ट आंसर आपका होना चाहिए गुज्जर अपभ्रंश, ठीक है। यदि गुज्जर अपभ्रंश आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आप करेंगे शोरसेनी प्राकृत, ठीक है। ये भी ऑप्शन में नहीं मिले तो आपका आंसर होगा पाली या प्राकृत। और ये भी ऑप्शन में नहीं है तो आप कहेंगे किससे? वैदिक काल की संस्कृत से। यानी कि आपको याद रखना है बहुरूपियन भाषा परिवार से वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से पाली और प्राकृत, पाली प्राकृत से शोरसेनी प्राकृत, और इसके बाद में गुज्जर अपभ्रंश, और इससे किसका विकास हो गया? राजस्थानी का। जो विकास या उत्पत्ति का जो सिस्टम हमारे राजस्थानी का है वो सेम सिस्टम किसका रहेगा? गुजराती का रहेगा, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से ये बात हमारे क्लियर होनी चाहिए। ओके साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक एक बात को कवर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो हमने राजस्थानी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, ये सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस कब? तो 21 फरवरी को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 फरवरी को, ठीक है। और इसी दिन को मायड़ भाषा दिवस, मायड़ भाषा दिवस के नाम से भी जाना जाता है, मायड़ भाषा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखना, क्योंकि राजस्थान की मातृभाषा, इसीलिए इसे क्या कहा गया? मायड़ भाषा दिवस भी कहा गया। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब होता है? तो आपको क्लियर करना है, ये 21 फरवरी को होता है, 21 फरवरी को। और इसी के साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, हमारे राजस्थान की राजभाषा ये कौन सी है? प्रशासनिक भाषा कौन सी है? तो आप कहेंगे हिंदी। और हिंदी दिवस कब होता है? 14 सितंबर को। कब होता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस होता है, ये ध्यान रखना। अब इसके साथ साथ हमें ये बात भी ध्यान रखनी है, राजस्थान दिवस कब होता है? तो याद रखिएगा साथियों, कब होता है? 30 मार्च को। कब होता है? 30 मार्च को होता है, ठीक है। और राजस्थानी स्थापना दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 1 नवंबर को। तो ये चारों दिवस अच्छे से ध्यान रखना, 21 फरवरी राजस्थान भाषा दिवस, फिर 14 सितंबर हिंदी दिवस, और ध्यान रखना राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थानी स्थापना दिवस कब होता है? 1 नवंबर को होता है। इसको अच्छे से हमें क्या करना है? लर्न करना है, याद रखना है। ये वो छोटी छोटी बातें हैं साथियों जो इस टॉपिक को अपने आप में पूर्ण करती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है, ठीक है। तो याद रखिएगा राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी, अथवा इसे किस नाम से जाना जाता है? महाजनी लिपि। मेनली आपको ध्यान रखना है, राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? महाजनी, जिसे बनियावटी या बनिया वनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा
इसी को ही क्या कहा जाता है, मुंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, मुंडिया भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखना, क्या चीज बात की कि राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है, तो आप कहेंगे कौन सी लिपि रहती है, महाजनी लिपि। कौन सी रहती है, महाजनी लिपि। क्लियर ये बात, अच्छे से याद करना। अब महाजनी लिपि को ही क्या कहा जाता है, बनियावटी, और इसी को क्या कहा जाता है, मुंडिया। अब अपने बात करते हैं क्या सिस्टम है, क्या चीज रहा। इसकी खोज किसने की, टोडरमल ने। देखो स्टोरी को समझना, आराम से समझना। टोडरमल कौन था, देखिए हुआ क्या, अपने समझते हैं इसको भी। ये आपका राजपूताना है, ये हमारा प्यारा सा क्या है, राजस्थान है। ठीक है, इसको समझते हैं, ये हमारा राजस्थान। ओके, हुआ क्या, राजस्थान पे अधिकार कर लिया, किसके द्वारा किया गया, अकबर के द्वारा। किसके द्वारा कर लिया गया, अकबर के द्वारा जो अधिकार है वो कर लिया गया। ठीक है, अकबर के द्वारा अधिकार कर लिया गया। तब क्या हुआ, अकबर के द्वारा मान लो आपको डुंडाड पे अधिकार कर लिया, उसके बाद में अपने बात करें कि आमेर पे कर लिया, मारवाड़ पे कर लिया, हाड़ौती में कर लिया, इन सब जगह अकबर के द्वारा क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। देखो फिर क्या हुआ, अकबर इन रियासतों से क्या करता था, इन रियासतों से अकबर के द्वारा राजस्व वसूला जाता था। ठीक है, अब राजस्व वसूलने का काम कौन करेगा, वो करेगा जी टोडरमल। कौन करेगा, टोडरमल। ये बात तो हमें पता है, राजस्व वसूलने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, टोडरमल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये बात हमें अच्छे से क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब ये टोडरमल यहां से राजस्व वसूलने के लिए आता था, जैसे मान लो मारवाड़ में आया, तो वो देखता था कि यहाँ पे जो खाते होते थे वो सारे किसमें लिखे होते थे, मारवाड़ी में। वो डुंडाड़ पहुंचा तो सारे खाते किसमें लिखे हुए, डुंडाड़ी में। जब वो हाड़ौती पहुंचा तो सारे खाते किसमें लिखे हुए, हाड़ौती में। यानी कि टोडरमल एक अजीब सी समस्या में फंस गया। क्यों, क्योंकि मुगल काल में जो ये भाषा रहती थी ना, जो मान लो को राजस्व की भाषा या प्रशासन की भाषा रहती थी, वो कौन सी थी, फारसी थी। तो टोडरमल ने सोचा यार भी मैं कैसे मैनेज करूं ना, कौन सी भाषा सीखूं, तो क्यों ना भी भाषा सीखी जाए या कोई ऐसी लिपि विकसित कर दी जाए कि इन सब में एक रूपता आ जाए, है ना, जिससे मैं समझ पाऊं। तो इसलिए क्या था, टोडरमल के द्वारा कौन सी लिपि विकसित की गई, महाजनी लिपि विकसित की गई, है ना भी। यानी कि व्यवसायिक, आप ये कह सकते हैं कि बनियों के द्वारा यूज की गई, मोस्टली व्यवसाय में यूज की गई, इसलिए इसे क्या कहा गया, बनियावटी कहा गया। ठीक है, महाजन इसे यूज करते थे, तो महाजनी लिपि के नाम से इसे जाना गया। और ध्यान रखिएगा क्या बात, कि लीक को घसीट कर लिखी जाती है। यानी कि मान लीजिए ये क्या है, लीक्स है ना, लिखे हैं, लकीरें हैं, लकीरों को घसीट के लिखी जाती है और इसमें इसको लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप बात करें इस तरीके से, ठीक है, यानी कि लीकों को घसीट कर इसे लिखा जाता है। ओके, इसलिए इसे क्या कहा गया, मुंडिया लिपि भी कहा गया। क्या कहा गया, मुंडिया लिपि भी कहा गया। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है, तो महाजनी, इसे ही बनियावटी या बनियावनी कहा जाता है और इसे ही मुंडिया कहा जाता है। ठीक है, अच्छे से इस बात को हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। देखो इसकी खोज किसने की थी, टोडरमल के द्वारा। किसके द्वारा, टोडरमल के द्वारा। नेक्स्ट देखो, राजस्थानी भाषा के अक्षर ये क्या कहलाते हैं, तो ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा के अक्षर है ये क्या कहलाते हैं, मुंडिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मुंडिया कहलाते हैं। फिर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, तो ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है 11वीं सदी में। कब मानी जाती है, 11वीं सदी में। लेकिन जो इटली के विद्वान थे, नाम सुना होगा आपने, एलपी टेसीटोरी। कौन थे, एलपी टेसीटोरी। ठीक है, एलपी टेसीटोरी। और एलपी टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 11वीं सदी में न होकर कौन सी सदी में हुई, 12वीं सदी में हुई। ठीक है, एलपी टेसीटोरी का मानना था कि जो राजस्थानी भाषा है इसकी जो उत्पत्ति है ये 12वीं सदी में हुई। ठीक है, ये बातें भी हमें अच्छे से क्या करनी है, ध्यान रखनी है साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए अपने इसके इतिहास काल को पढ़ते हैं
और देखो बहुत ये कहीं लाइटली नहीं लेना है ना, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत लिटरेचर, बहुत कंटेंट है ना इसमें, तो अपने को अच्छे से पढ़ना है। चलो देखिए अपने ऐतिहासिक रूप को देखते हैं इसके। प्राचीन भारत की यदि हम बात करें प्रधान भाषा, ठीक है, तो अपने ये याद कर सकते हैं कि प्राचीन जो इतिहास है उसमें जो राजस्थानी भाषा है उसको किस रूप में देखा जाता था। तो ध्यान रखना, इसे मरु भाषा, या मैं कहूं कि इसे मरु देश की भाषा, मरु देश की भाषा, क्योंकि अपने यहां मरुस्थल है, के रूप में जाना गया साथियों। ठीक है, अब ध्यान रखना, मरु भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ अपने यदि बात करें तो कौन सा है, तो कुवल्यमाला। कौन सा है, कुवल्यमाला। ठीक है, तो ध्यान रखना कब लिखा गया, यह लिखा गया था 778 ईस्वी में। ठीक है साथियों, और किसके द्वारा लिखा गया यदि यह बात हो तो ध्यान रखना उद्योतन सूरी के द्वारा, उद्योतन सूरी के द्वारा बात कर रहे हैं। कुवल्यमाला जो ग्रंथ है इसके रचयिता, तो ध्यान रखिए उद्योतन सूरी है। इसकी रचना कब हुई, तो अपने कह सकते हैं 8वीं सदी में, 8वीं सदी में। ठीक है, किस शासक के समय, तो ध्यान रखिएगा वत्स्यराज के समय। ठीक है, जो कहां के शासक थे, यानी कि कहां लिखा गया ये, तो ध्यान रखना भीनमाल में। कहां, भीनमाल में इसकी रचना हुई। यहां पे प्रतिहार शासक कौन था, वृहतराज, वत्स्यराज अपने बात करें। और ध्यान रखिए एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछी जाती है, वो क्या, कि कुवल्यमाला में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो ध्यान रखिएगा 18 भाषाओं का उल्लेख है। देखो दोबारा समझते हैं क्या चीज है। प्राचीन समय में प्रधान भाषा किस रूप में जाना गया, तो कहेंगे मरु भाषा। एक बात याद, इसमें मरु भाषा में लिखा गया ग्रंथ कुवल्यमाला। कौन सा, कुवल्यमाला। ठीक है, कब लिखा गया, तो आप कहेंगे 8वीं सदी में। किसके द्वारा लिखा गया, तो उद्योतन सूरी के द्वारा। ठीक है, किसके समय में लिखा गया, तो प्रतिहार शासक अपने बात करें वत्स्यराज के समय लिखा गया। ठीक है, यदि बात करें स्थान तो भीनमाल में। ओके, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कुवल्यमाला में जिसमें मरु भाषा का उल्लेख है, ठीक है, इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो ध्यान रखिएगा 18 भाषाओं का। कितनी भाषाओं का, 18 भाषाओं का। देखिए ये अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसी मरु भाषा में यदि हम बात करें 17वीं सदी में एक ग्रंथ लिखा गया, और वो कौन सा था, तो आप ध्यान रखना नो बोली छंद, नो बोली छंद। ठीक है, ये भी 17वीं सदी में मरु भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। और 18वीं सदी में एक ग्रंथ लिखा गया, वो था 8 देश गुजरी, 8 देश गुजरी। ठीक है, तो अपने को बस ये और ध्यान रखना है कि नो बोली छंद और 8 देश गुजरी अन्य ग्रंथ है जो इसमें लिखे गए हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए साथियों। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अच्छे से ध्यान रखने हैं। मध्यकालीन साहित्य में उल्लेख, यानी कि मध्यकाल में राजस्थानी भाषा का उल्लेख है, वो किनके द्वारा किया गया, या मैं कहूं कि राजस्थानी भाषा की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो मध्यकालीन इतिहास में, साहित्य में राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी भाषा के रूप में उल्लेखित किया गया। किस भाषा के रूप में, मारवाड़ी भाषा के रूप में उल्लेखित किया गया, यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो एक तो आईने अकबरी, जिसे अपने अकबरनामा, अकबरनामा के नाम से भी जानते हैं, आईने अकबरी ग्रंथ से, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, और एक पिंगल शिरोमणि से, जो किसके द्वारा लिखा गया, कुशल लाभ के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। ठीक है, इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है साथियों। ठीक है,
तो देखो अभी तक क्या पढ़ा है हमने, अभी तक हमने पढ़ा विकास कैसे हुआ राजस्थानी का, तो बारोपियन भाषा से विकसित हुई वैदिक संस्कृत, ठीक है, इससे पाली प्राकृत और इससे शोरसेनी प्राकृत, शोरसेनी प्राकृत से गुजरी अपभ्रंश और इससे विकसित हो गई राजस्थानी। एक बात तो ये पढ़ी हमने, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा, फिर हमने बात किया राजस्थानी भाषा दिवस कब होता है, तो 21 फरवरी, हिंदी दिवस 14 सितंबर, राजस्थानी दिवस, राजस्थान दिवस तो कब होता है 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, ये ध्यान रखना। फिर हमने पढ़ा देखो लिपि क्या है, महाजनी, बनियावनी या मुंडिया, क्लियर। खोज किसने की, टोडरमल ने। भाषा के अक्षर क्या कहलाते हैं, मुंडिया कहलाते हैं। उत्पत्ति कब हुई, 11वीं सदी में, लेकिन ध्यान रखना एलपी टेस्सीटोरी के अनुसार 12वीं सदी में, ये अच्छे से ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्राचीन भारत में यदि हम बात करें तो मरु भाषा के रूप में थी। मरु भाषा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा, कुवल्यमाला, किसने लिखा, उद्योतन सूरी ने। 8वीं सदी में भीनमाल में वत्स्यराज के समय, इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख, ठीक। 2 और ग्रंथ है, नोबोली छंद और 8 देश गुजरी, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा मध्यकालीन साहित्य में राजस्थानी जो भाषा थी इसे मारवाड़ी भाषा के रूप में लिखा गया। जानकारी मिलती है आईने अकबरी अबुल फजल वाले ग्रंथ में और पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ वाले ग्रंथ में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे पढ़ते हैं, देखिए उसके बाद में राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन, तो ध्यान रखना जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा एक रचना, एक बुक लिखी गई थी, कौन सी, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बुक लिखी गई और इसमें उसने सबसे पहले क्या किया, वैज्ञानिक विभाजन किया, है ना। और ये चीज ध्यान रखना, इसी में उन्होंने शब्द यूज किया, कौन सा, वो यूज किया राजस्थानी। कौन सा शब्द यूज किया, राजस्थानी, ठीक है। तो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। यहां एक क्वेश्चन बनता है, यहां एक क्वेश्चन क्या बनता है, अच्छे से ध्यान रखना, राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, प्रयोग। तो हमें पता है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो किया था कर्नल टोड ने। किसने किया, कर्नल टोड ने। और राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और ये चीज ध्यान रखिएगा, जॉर्ज जो ग्रियर्सन था ना, वो कर्नल टोड का क्या था, शिष्य है। ये क्या था, शिष्य था, ठीक है। तो गुरु के द्वारा यूज किया गया राजस्थान शब्द यूज, और राजस्थानी यूज किसने किया, तो वो अच्छे से क्लियर करना है, वो किया ग्रियर्सन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बात और ध्यान रखना, यदि हम बात करें कि कर्नल टोड के गुरु कौन थे, ठीक है, तो कर्नल टोड के जो गुरु थे ना, वो थे यति ज्ञानचंद। कौन थे, यति ज्ञानचंद थे, यति ज्ञानचंद थे, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। कर्नल टोड जो राजस्थान इतिहास के पितामह कहलाते हैं, घोड़े वाले बाबा कहलाते हैं, है ना, तो वो ही है, ये अच्छे से ध्यान रखना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखो तो इतनी बातें अच्छे से पढ़ना, एक एक बात को क्लियर करना है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट, अच्छा कंटेंट है। नेक्स्ट देखो, राजस्थानी भाषा से संबंधित शब्दकोश, है ना, किसके द्वारा तैयार किया गया, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, राजस्थानी का सबसे पहले शब्दकोश तैयार किया गया था सीताराम लालस के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीताराम लालस राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने वाले कौन थे, सीताराम लालस थे, जिनका संबंध कहां से है, जोधपुर से है। कहां से है,
जोधपुर से। राजस्थानी शब्दकोशकार किन्हें कहा जाता है? सीताराम लालस को कहा जाता है। राजस्थानी क्या कहा जाता है इन्हें? राजस्थानी शब्दकोशकार कहा जाता है। राजस्थानी शब्द कोशकार किन्हें कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सीताराम लालस को। और राजस्थानी भाषा का शब्दकोश सीताराम लालस ने तैयार किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, है ना? तो अच्छे से ध्यान रखना, अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखो, वक्ताओं की दृष्टि से यदि हम बात करें तो राजस्थानी भाषा है वो विश्व में 16वां स्थान रखती है और भारत में 8वां स्थान। देखिएगा, हम बात करें हमारे संविधान में जो अनुसूचियां है, ठीक है, और भाषाओं से संबंधित जो अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची में, ठीक है, राजस्थानी भाषा को, ठीक है, ठीक है, ऐड करवाने का, राजस्थानी भाषा को ऐड करवाने के प्रयास चल रहे हैं। देखो, हमें यह पता है कि 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं का वर्णन है उनमें राजस्थानी का वर्णन नहीं है। अलग अलग कैंपेन्स के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, है ना, राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के प्रयास है वो किए जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण है कि ये भारत में 7वीं बड़ी और विश्व में 16वीं बड़ी लैंग्वेज है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इसके बारे में अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट ध्यान रखना, राजस्थानी जो भाषा है इसमें राजस्थान में लगभग 97, ठीक है, प्रकार की बोलियां बोली जाती है। देखो, 2001 की जो जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान में 97 प्रकार की, 97 प्रकार की क्या है जो बोलियां हैं वो बोली जाती है। एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनता है यहां पे कि भाषाई आधार पे जनगणना कितने समय बाद की जाती है। देखो, मैं आपको एक बात कहूं कि 2001 के अनुसार 97 प्रकार की बोलियां हैं और 1961 की जनगणना के अनुसार अपने यहां पर 63 जो बोलियां हैं वो बोली जाती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कितने साल बाद भाषाई जनगणना की जाती है? तो पहले 61 में हुई, फिर 2001 में हुई, ठीक है। तो देखो, प्रावधान तो ये है कि 10 साल बाद की जाए, लेकिन प्रैक्टिकली कितने समय बाद हो रही है? तो 40 वर्ष बाद हो रही है, ठीक है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो कितने हम बात करें तो 97 बोलियां हैं वो राजस्थान में बोली जाती है। अब यदि मान लो जनगणना करवाई जाती है तो जनरली आइडिया है कि 100+ बोलियां तो होंगी, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है तो अपने को 97 बोलियां ही करनी है साथियों, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, प्रयास किया जा रहा है। एक बात ध्यान रखिए, 97 प्रकार की क्या है बोलियां हैं वो बोली जाती है, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में देखिए, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई, ठीक है। इसको लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं और यहां से भी एग्जाम में है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोतीलाल मेनारिया के अनुसार, ठीक है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई, तो आप कहेंगे कहां से? गुजरी अपभ्रंश से। सीधा क्वेश्चन आता है तो आप कहेंगे गुजरी अपभ्रंश से। और यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है भी एलपी टेसिटोरी के अनुसार, तो आप कहेंगे शोरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। तो देखो, समझो क्या है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति विद्वान गुजरी अपभ्रंश से, नागरी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से और सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानते हैं, ठीक है। गुजरी अपभ्रंश से मानने वाले कौन कौन है? तो मोतीलाल मेनारिया है, के.एम. मुंशी हैं और डॉक्टर माहेश्वरी हैं। देखो, याद कीजिएगा, गुजरी अपभ्रंश से मानने वाले कौन है?
तो मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। और कौन है? के एम मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है। और कौन है? तो ध्यान रखिए नेक्स्ट है डॉक्टर माहेश्वरी, ठीक है। यानी कि अपने यदि ये याद करें कि गुजरी अपभ्रंश से उत्पत्ति बताने वाले विद्वान एम नाम के हैं, मोतीलाल मेनारिया, मुंशी और माहेश्वरी। तो ये कौन है? गुजरी अपभ्रंश वाले। आराम से याद करना, ठीक है। याद हो जाएगा, थोड़ा प्रयास करेंगे तो आराम से इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, यदि हम बात करें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नागर अपभ्रंश से। तो देखो, एक तो है पुरुषोत्तम मेनारिया और एक है डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन, ठीक है। तो ग्रेसन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद करना। देखो, नागैरे, गैरे, ठीक है। तो गैरे ग्रेसन, नागर ग्रेसन, नागर से उत्पत्ति किसने बताई? ग्रेसन ने, ठीक है। नागैरे ग्रेसन, ग्रेसन, ठीक है, ध्यान रखना। तो इससे उत्पत्ति किसने बताई? ग्रेसन ने बताई। ओके, इनके साथ थे पुरुषोत्तम मेनारिया। आगे बात करते हैं शोर सैनी से। तो ध्यान रखना शोर्ट, क्या ध्यान रखना? शोर्ट, है ना। तो शोर सैनी से उत्पत्ति किसने बताई? टेसीटोरी ने। शोर्ट, शोर सैनी से, टे से टेसीटोरी, याद करना। और सौराष्ट्री से, सौराष्ट्री, है ना। तो ध्यान रखना महिला विद्वान है एक सुनीति कुमारी चटर्जी, इनके द्वारा सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से उत्पत्ति बताई गई। याद रह जाएगा भी। गुजरी से एम वाले हैं नागैरेगर ग्रीसन, सोर सैनी शोर्ट टेसीटोरी, और सौराष्ट्री फीमेल, है ना, कौन है? सुनीति कुमारी चटर्जी। ये उत्पत्ति के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्पत्ति के अलग अलग मत हमने देख लिए। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा के विकास के प्रमुख चरण, विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, माना जाता है कि पहले नागर अपभ्रंश, फिर गुर्जर अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी, मध्य राजस्थानी और अर्वाचीन राजस्थानी, यानी कि आधुनिक राजस्थानी। बात करते हैं। देखो, 1000 ईस्वी के आसपास राजस्थानी भाषा नागर अपभ्रंश के रूप में थी, और 11 से 13वीं शताब्दी में, 11वीं से 13वीं में गुर्जर अपभ्रंश, 13वीं से 16वीं में प्राचीन, और 16वीं से 18वीं में मध्य, और 18वीं से अब तक अर्वाचीन। यानी कि देखो क्या है, हम बात करें भी नागर है, फिर बात करें गुर्जर है, फिर बात की प्राचीन है, फिर बात की मध्य है, और फिर कौन सी है? अर्वाचीन है। यही बात की है। देखो, 1000 के आसपास नागर, 11 से 13 गुर्जर, ठीक है, 13 से 16 प्राचीन, 16 से 18 ये मध्य, और 18 के बाद अर्वाचीन। ठीक, ये बात ध्यान रखना। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, राजस्थानी गद्य का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो प्राचीन में, ये छोटी सी बात है, ठीक है। और किस काल में राजस्थानी का स्वतंत्र रूप सामने आया? तो मध्य राजस्थानी में। अच्छी बात बनती है गोल्डन टाइम, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कब माना जाता है? तो ध्यान रखना 1650 से लेकर 1850 तक राजस्थानी भाषा का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, अच्छे से याद कीजिएगा। ओके, क्लियर करना। नेक्स्ट देखिएगा, फिर देखो राजस्थानी भाषा के प्रथम सर्वेक्षक, ठीक है, यदि हम बात करें तो कौन थे? तो जॉर्ज, कौन थे? मैकलिस्टर थे, जॉर्ज मैकलिस्टर। अच्छे से याद कीजिएगा। ओके, क्लियर करना। अब देखो, उत्पत्ति हमने पढ़ तो ली है, विकास क्रम हमने पढ़ लिया है। यहां से हम 1000 के आसपास से पढ़ रहे हैं। हमने बात की थी भी 11वीं सदी में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई, और एलपी टेसीटोरी के अनुसार 12वीं में हुई, है ना। ये हमने पढ़ा था, याद रखना उनको अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, यदि एक विद्वान हुए नरोत्तम स्वामी, इसके अनुसार हमने राजस्थानी का विकास क्रम हम बात करें, का विकास हम बात करें, तो उन्होंने क्या किया? सिर्फ 2 चरण का जिक्र किया। कौन सा?
उन्होंने कहा एक तो है प्राचीन राजस्थानी और एक है नवीन राजस्थानी, प्राचीन और नवीन राजस्थानी। यानी कि इनका सिस्टम अच्छा है, दो ही पार्ट किए, प्राचीन और नवीन। इनके द्वारा यह कहा गया कि 1600 ईस्वी से पहले जो है वो प्राचीन राजस्थानी और बाद में वो कौन सी है, नवीन राजस्थानी। ठीक है, देखो क्या डिफरेंस बताया इन्होंने। इन्होंने ये कहा कि प्राचीन जो राजस्थानी था, है ना, इसमें जो स्वर थे ना, स्वर थे वो इस तरीके से ए ई, है ना, या ए उ, इस रूप में थे। क्लियर। और आते आते 16वीं ईस्वी के बाद में ये जो स्वर है ना, ये ए और ओ, यानी कि बात वही है ए औ, लेकिन उनका रूप चेंज हो गया, यानी कि संयुक्त स्वर हो गए, सिंगल स्वर यूज होने लग गए। या ये कहें कि नए स्वरों का विकास हो गया, नए स्वरों का विकास हो गया। भी प्राचीन जो राजस्थानी थी उसमें जो स्वर थे वो ए औ इस रूप में यूज होते थे। क्लियर। लेकिन जो नई राजस्थानी है उसमें इस रूप में इनका विकास हो गया। एक बात तो ये ध्यान रखना, भी इनमें अंतर क्या है वो बात। दूसरी बात देखिएगा, हम बात करें प्राचीन राजस्थानी में, ठीक है, पुल्लिंग, हम बात करें स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीन प्रकार के लिंग प्रयुक्त होते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, नपुंसक लिंग का लोप हो गया नवीन राजस्थानी में। और यदि हम बात करें कि यहां पे, है ना, प्राचीन जो राजस्थानी थी, शब्दों का पूर्ण उच्चारण था, उच्चारण जैसे राम इस तरीके से, और इसमें क्या हुआ, इस तरीके से उच्चारण होने लग गया हलंत के साथ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यदि हम बात करें नरोत्तम स्वामी के अनुसार तो दो ही पार्ट करेंगे, प्राचीन और नवीन। ठीक है, 1600 से पहले प्राचीन और बाद में नवीन। ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या डिफरेंस आया तो वो थोड़ा सा भी, नए स्वरों का विकास हो गया, नपुंसक लिंग का लोप हो गया, शब्दों का पूर्ण उच्चारण, ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये हमने विकास क्रम वगैरह पढ़िया, आगे हम देखते हैं राजस्थानी भाषा के विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया विभाजन। यानी कि राजस्थानी भाषा को अलग अलग भागों में बांटा। जैसे देखो जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन, है ना, पहला जिन्होंने वैज्ञानिक विभाजन किया था, उनका जिक्र करते हैं। उनके द्वारा राजस्थानी को 5 भागों में बांटा गया। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। कौन कौन सी, तो पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी राजस्थानी। ये नाम हमें ध्यान रखने हैं साथियों। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और आप कहेंगे कि सर ठीक है, ये पढ़ा हुआ तो हम भी पढ़ लेते हैं, है ना, बहुत बार पढ़ लिया लेकिन याद नहीं होता, तो कोई सिस्टम है क्या? तो देखो बहुत अच्छे से याद हो सकता है, सिंपल सी बात है। देखो याद करना कैसे, आपको क्या करना है कि अपने जैसे राजस्थान, मैं सिर्फ इस तरीके से बना देता हूं ना, मान लो ये राजस्थान का मैप है। क्लियर। इनके द्वारा जो विभाजन किया गया राजस्थानी का वो कुछ इस प्रकार के था। मानो इस तरीके से अपनों ने क्या किया, इसके 2 पार्ट किए। ठीक है, एक तो इधर वाली राजस्थानी हो गया, इस साइड वाली, तो ये कौन सी होगी, पश्चिमी राजस्थानी। बताओ, पहला पार्ट हुआ पश्चिमी राजस्थान। क्लियर, आगे बात करते हैं। अब उनके द्वारा क्या किया गया, बिल्कुल एक यहां पे उल्लेख कर दिया गया, ये हो गई कौन सी, दक्षिणी राजस्थानी। कौन सी हो गई, दक्षिणी राजस्थानी, ये भी हो गया। ठीक, अब आगे बात हम करते हैं। देखो कौन सी, एक तो हो गई ये वाली, ठीक, एक हो गई ये वाली और एक ये वाली। अब देखो इसको क्या नाम दें, इसको देखो उत्तर में और पूर्व में, तो ये हो गया उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। ये बात करें तो ये कौन सी है, ये है मध्य पूर्वी राजस्थानी। और इसका बात करें तो ये दक्षिण में और पूर्व में दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। तो देखो यही है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। यानी कि इस ड्रॉ को याद कर लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी राजस्थानी।
ये ग्रेसन के अनुसार क्या है, 5 प्रकार की राजस्थानी है, राजस्थानी का विभाजन है साथियों। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टेसिटोरी के अनुसार, किसके अनुसार, टेसिटोरी के अनुसार। देखो टेसिटोरी ने सिंपल सी बात है कि 2 ही भागों में बांटा, क्लियर, इस तरीके से। ये हो गई पश्चिमी राजस्थानी और ये हो गई पूर्वी राजस्थानी, ये लो, क्लियर, आराम से याद। उसके बाद में नरोत्तम शर्मा के अनुसार यदि बात करें तो इन्होंने चारों दिशाओं का यूज कर लिया। इनके द्वारा क्या किया गया, चारों दिशाओं का, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, ये याद करना। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वर्गीकरण हम देखें तो इन्होंने स्थानीय क्षेत्र के नाम के आधार पर कर दिया। इन्होंने कहा कि ये मान लीजिए राजस्थान है, तो उन्होंने कहा इधर वाली ये तो हो गई मारवाड़ी, जयपुर के आसपास वाली ये हो गई ढूंढाड़ी, कौन सी हो गई, ढूंढाड़ी। ये वाला क्षेत्र मेवाती, कौन सी हो गई, मेवाती, क्लियर ये बात। फिर उन्होंने कहा कि ये वाला क्षेत्र मालवी, कौन सी हो गई, मालवी, और ये वाला क्षेत्र ये हो गई वागड़ी, ये ध्यान रखना। ठीक, ये नाम दिया। फिर ध्यान रखना साहित्यिक आधार पे, तो साहित्यिक आधार पे 2 प्रकार की है, ठीक है, एक डिंगल और एक पिंगल, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छे से अपनों ने पढ़ा, एक एक चीज को समझने की कोशिश की। तो आज के सेशन में साथियों अपने इतना सा पढ़ेंगे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, एक एक बात को आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खूब मेहनत करो साथियों, और ध्यान रखना साथियों, अपने प्लेटफॉर्म मिस्टर एग्रीकल्चर को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अधिक इंफॉर्मेशन, नोट्स, पीडीएफ, इन सब के लिए अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी, उसको आप ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।